लाहौर समेत सुबह सन किसी सूरत नहीं मनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान। कहते हैं कि खूनी खेल से किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए, खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी और साहिवाल में बसंत मनाने की तैयारियां जारी थीं। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी हसन। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी को एक रिपोर्ट मौसूल हुई जिसमें यह बताया गया कि लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, साहिवाल में बसंत मनाने की तैयारियां की जा रही हैं और जो आइंदा आने वाला इतवार है उसमें इतवार को फैसलाबाद में बसंत मनाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की जब रिपोर्ट मौसूल हुई तो उन्होंने सब जो है वो अहकामात जारी किए और ये वाज़ेह किया कि पंजाब भर में किसी किस्म की कोई बसंत नहीं मनाई जाएगी और ना ही कोई मंजूरी होगी। उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे मुतलका पुलिस अफसरान और हुकाम को हदायत जारी की है कि जहाँ भी एक पतंगबाजी भी हुई और मुतलका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी सूरत जो है खून खराबे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने जब आज सहाफ़ियों से बातचीत की तो उन्होंने वहाँ पर भी ये वाज़ेह किया कि उनकी तरफ से बाकायदा मुतलका पुलिस अफसरान को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि जहाँ पर कानून है और जो भी कैबिनेट के फैसले हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कोई ऐसा फेल नहीं किया जाएगा जो कानून की खिलाफ वर्जी हो या जिससे जानी माली नुकसान जो है हो। ऐसे किसी भी अमल की इजाज़त निगरान हुकूमत नहीं दे सकेगी और नहीं देगी। इस हवाले से कैटेगोरिकली उन्होंने मुतलका पुलिस अफसरान और हुकाम को हदायत कर दी है। कुछ बाद अनासिर जो है वो पतंगबाजी करने के हवाले से इकदाम कर रहे थे जिसमें लाहौर भी बसंत बनाए जाने का इम्कान था, उस हवाले से भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुतलका पुलिस अफसरान को ये हदायत जारी कर दी गई है जिसमें जिम्मेदारात जो कि मुतलका डिप्टी कमिश्नर को भी हदायत जारी की गई है कि किसी सूरत बसंत बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर ऐसा होता है तो वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कह दिया है कि फिर मुतलका अफसरान को फौरी तौर पर जो है उनको उधर से हटाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और किसी को माफ नहीं किया जाएगा। इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। हसन रजा, आपका शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शिकायत पड़ने पर अफसरान पर बरहम हुए हैं। डेप्यूटी कमिश्नर राफिया हैदर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी जिम्मेदार का तयन करके 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़ियाबान फिरदौसी पर शगाफ पड़ने का मामला है और इस वाले से कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने मेन बुलेवार्ड जौहर टाउन पर शगाफ पड़ने पर अफसरान पर भरम हुए हैं और जिस पर कमिश्नर लाहौर की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने ख़ियाबान फिरदौसी पर शगाफ पड़ने के हवाले से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मेंबरान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस्मान नजर, ACCT वासिक अब्बास, चीफ इंजीनियर आमिर भट्ट और डिप्टी डायरेक्टर नुमान मोहसिन को नाम शामिल है, जबकि कमेटी में हकाइक पर मबनी जिम्मेदारान का तयन करेगी। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर के मरासले के मुताबिक कमेटी रिपोर्ट 7 रोज में जमा करवाने की पाबंद होगी और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है जहाँ पर काम किया जा रहा है उस पर कमेटी रोजाना की बुनियाद पर जाएगी और काम को जल्द अज जल्द खत्म करवा कर भी रिपोर्ट जमा करवाएगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने 5 रुकनी कमेटी का बाकायदा तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क में वीडियो लिंक खिताब कर रहे हैं। देखते हैं वो नेशनलिस्ट हैं। हमारा मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, एक आइडियोलॉजी के नाम पे, और दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क बने हुए हैं आइडियोलॉजी के नाम में जिसमें पाकिस्तान एक है। और इसकी बड़ी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इसका डिफ़ाइन किया गया है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, और वो उन्होंने डिफ़ाइन किया था इस्लामी फलाई रियासत। और इसका अगर आप इसकी भी डेप्थ में चले जाएं तो वो इसको मदीना की रियासत, जो सबसे पहले इस्लाम की रियासत सेटअप हुई थी मदीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके ऊपर वो दुनिया की पहली फलाई रियासत बनी थी। तो हमने जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे उसके ऊपर बेस करना था पाकिस्तान। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि स्कॉलर्स के लिए कि ये आपका काम है कि इसको अवाम तक लेके जाएं कि वो रियासत क्या थी, क्या बनना था और बन क्या गए हैं, और फिर दुनिया से कंपेयर करें कि दुनिया कौन से मुल्क आगे निकल गए हैं, कौन से मुल्क पीछे रह गए हैं,
کن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں اور کن کو فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں. وہ کون سے ملک ہیں جدھر ہمارے لوگ ترستے ہیں, فراڈلنٹ ویزاز لیتے ہیں, انلیگل امیگرینٹس بن کے باہر جاتے ہیں ان ملکوں میں. مسلمان ملکوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کشتیوں میں بیچارے جا رہے ہوتے ہیں یورپ میں اور ڈوبتے ہیں اور مر جاتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتے ہیں ہمارے ملک سے ان ممالک جو مسلمان ملک نہیں ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ تو میرا جو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں, اسلام کے اندر ہمارا رب العالمین ہے, سب انسانوں کا خدا ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے. تو یہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جب جو بھی انسانی معاشرہ ان کے اصولوں کے اوپر, ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ جو بھی انسانی معاشرہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو, وہ انسان ہو. تو آج آپ جب کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سے پہلے یورپ اوپر گیا, آج امریکہ اوپر ہے, چین اوپر جا رہا ہے, لیکن مسلمان تو نہیں ہے یہ. اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو یہ ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست پہ سیٹ کیے تھے, جو اصول. تو ان کے میں مین چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈیپتھ میں تو اسکالرز کا کام ہے جانا اور لوگوں کو ان ڈیپتھ میں بتانا کہ کیسے, کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو. تو وہ تو ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے نا, قرآن تو ہمارے لیے گائیڈنس ہے. تو جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے تو وہ کسی وجہ سے دیتا ہے, کیونکہ وہ جو انہوں نے اسٹیٹ سیٹ اپ کی تھی وہ اس اسٹیٹ کے اندر دنیا کے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. کبھی بھی اتنی تھوڑے وقت کے اندر اتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں تبدیلی نہیں آئی. اور ایک لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ منگولین نے بھی, چنگیز خان کے منگولین نے, انہوں نے بھی تقریباً آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن جب چنگیز خان کی اور منگولین فوجوں نے قبضہ کیا تو خون کے دریا بہے تھے. یہاں جو چینج آئی ہے, اگر آپ مدینہ کی ریاست کو سٹڈی کریں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 622 پہ پہنچے تھے مدینہ ہجرت کر کے, اور 632 اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے, وہ 10 سالوں کے اندر ایک وہ انقلاب آ چکا تھا. اس میں سارا جو عرب تھا وہ ان کے شروع ہوئے تھے 313 پہ, اور سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا. اور ٹوٹل جو لوگ جن کی جانیں دونوں طرف جنگوں میں گئی تھی وہ 1200-1300 تھے. تو اس اصل میں وہ فکری انقلاب آیا تھا. انہوں نے ذہن چینج کر دیے اور وہ لوگوں کو تبدیل کر دیا. وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, 2 سپر پاورز تھی, پرشین اور رومن بیزنٹائن ایمپائر دونوں طرف, انہوں نے ان دونوں ایمپائرز ان کے سامنے کولیپس کر گئے. لیکن وہ اصل کولیپس کیے تھے جو ایک انہوں نے ذہن چینج کیے تھے لوگوں کے. اور اس کو اور طرح آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک, جس طرح مولانا رومی کی میں بڑی فیمس سیئنگ ہے, وہ بڑی سمجھنے والی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. تو اصل میں انہوں نے ان کے پر دے دیا انسانوں کو, ان کو آزاد کر دیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا. وہ بہت بڑا لا الہ الا اللہ دعویٰ آزادی کا ہے, اور پرواز صرف آزاد انسانوں کے اوپر ہوتی ہے, غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوتی. اس لیے جو علامہ اقبال کی ساری غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی جو کوشش کی تھی, وہ ساری آزادی کی وہ بات کرتے تھے. وہ جو شاہین کا علامہ اقبال کا کانسیپٹ تھا, وہ صرف آزاد شاہین اوپر جا سکتا ہے باقی مخلوق سے. تو مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا, ذہنی طور پہ آزاد کیا, لا الہ الا اللہ کے ذریعے آزاد کیا, اور پھر وہ جو ریاست بنائی وہ اصولوں کے اوپر کھڑی کی گئی. نمبر 1 اس کا اصول تھا عدل اور انصاف.
یہ یاد رکھیں کہ یہ سب سے بڑا، قرآن میں بار بار انصاف کے اوپر ایمفسس اس لیے آتا ہے کہ انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق ہوتا ہے انصاف. جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، انسانوں کے راستے میں انصاف ہوتا ہے، طاقتور اور کمزور ایک برابر ہو جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی چیز مدینہ کی ریاست میں انہوں نے سیٹ کی، عدل اور انصاف. حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، ان کا پہلا مشن سٹیٹمنٹ تھی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا قانون کے سامنے. اس کے بعد حضرت عمر کی مشن سٹیٹمنٹ یہی تھی کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا، اور پھر حضرت علی کی بھی مشن سٹیٹمنٹ یہ تھی. تو بیسکلی جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں ایک معاشرے میں، آپ لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں. جب آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتے ہیں، ایک معاشرہ جب ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو وہ معاشرہ اس قوم کے پوٹینشل کو ریلیز کر دیتا ہے، اس کی پرواز اوپر کر دیتا ہے، ان کو پر دے دیتا ہے انسانوں کو. کبھی بھی غلام انسانوں نے کوئی بڑے کام نہیں کیا آج تک. اور غلامی صرف یہ نہیں ہوتی کہ فزیکل غلامی ہوتی ہے، ذہنی غلامی اس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے. اور وہ جو کلونیلزم کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے، وہ ہمیں ذہنی غلام بنا دیتا ہے دوسرے کلچر کی. ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ جب ہم انگریزی پڑھاتے ہیں لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور کیونکہ اس وقت اسیوم کیا جاتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے. آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کہ لیسکو انتظامیہ کے دعووں کے برعکس ریکوری میں بہتری نہ آ سکی. دستاویزات کے مطابق واجب الادا بلز کا حجم 66 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. اربوں روپے کی ریکوری نہ ہونے پر کمپنی کے چیف انجینئرز کو ریکوری پر لگا دیا گیا ہے. لیسکو کے تمام چیف انجینئرز کو ایک ایک سرکل سونپ دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. لیسکو انتظامیہ کے دعووں کے برعکس ریکوری میں بہتری نہ آ سکی. اس بارے تفصیلات جانتے ہیں فہد امین سے. فہد، بتائیے گا. لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی انتظامیہ کی جانب سے ریکوری کو بہتر کرنے کا دعویٰ تو کیا جا رہا ہے، مگر کمپنی میں واجب الادا بلوں کا حجم جو ہے وہ اس وقت 66 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. اربوں روپے کی ریکوری نہ ہونے پر کمیٹی کے چیف انجینئرز کو، کمپنی کے چیف انجینئرز کو جو ہے وہ ریکوری پر لگا دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق ریکوری بہتر کرنے کے لیے لیسکو کے تمام چیف انجینئرز کو ایک ایک سرکل سونپ دیا گیا ہے. رننگ ڈیفالٹرز کی مد میں لیسکو کے 20 ارب روپے کی ریکوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی. دستاویزات کے مطابق ڈیڈ ڈیفالٹرز کی مد میں 22 ارب روپے کی واجبات جو ہے وہ وصول نہیں کیے جا سکے. کورٹ کیسز کی وجہ سے 24 ارب روپے کی ریکوری نہیں کی جا سکی. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2 سال کے دوران لیسکو کے واجبات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. اس سے کب جو ہے وہ واجبات کا حجم 45 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا تھا. تاہم ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈسٹریل اور کمرشل بلوں کی اقساط پر پابندی کے باعث بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیسکو انتظامیہ کی جانب سے اقساط کرنے کی بجائے کنیکشن ہی منقطع کر دیا جاتا ہے، جس سے کنیکشن منقطع ہونے کے باعث جو ہے وہ جہاں ریکوری جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، وہیں جو ہے صارف کا کاروبار بھی جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے اور بل بھی التوا کا شکار رہتا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں کی ریکوری ٹھیک ہے، فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. بلیٹن میں اب بات کرتے ہیں مہنگائی کی. تو لاہور سمیت پنجاب بھر کی 1100 فلور ملز کا سرکاری گندم کوٹا اٹھانے سے انکار. مالکان نے صبح بھر میں منگل سے ہڑتال کی کال دے دی ہے. آٹے کی سپلائی غیر معینہ مدت تک معطل رہے گی. سیکرٹری فوڈ پنجاب زمان بٹو کہتے ہیں آٹے کی سپلائی بلا تعطل جاری ہے. اس بارے رپورٹ کریں گے عمران اکبر. آٹے کی کہانی وہی پرانی. آٹا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے کو تیار. پنجاب بھر کی 1100 فلور ملز نے سرکاری گندم کوٹا لینے سے انکار کر دیا. فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے مطابق لاہور کے 84 فلور ملز نے گندم کوٹا نہیں لیا. شہر میں مقامی مارکیٹ سے آٹا غائب ہو گیا. صرف پیر کے لیے شہر کے 165 ٹرک پوائنٹ پر آٹے کی سپلائی دی گئی. منگل سے آٹے کی سپلائی غیر معینہ مدت تک معطل کر دی جائے گی. چیئرمین پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن افتخار مٹو کا کہنا ہے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن اور محکمہ خوراک کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا ہے. جب تک مسائل کا حل نہیں نکل جاتا ملز کی تالہ بندی جاری رہے گی. پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن پنجاب اور محکمہ فوڈ کے درمیان جو پچھلے 10 دنوں سے تنازع چل رہا ہے، آج ہم پیر 13 فروری سے سرکاری گندم کی لفٹنگ نہیں کریں گے. منگل سے ہم غیر معینہ مدت
पर हड़ताल पे हैं जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होते। ज़राए के मुताबिक शहर के कुछ फ्लोर मिल्स ने गंदम कोटा उठाने का महकमा खुराक से वादा कर लिया। सरकारी कोटा लेने वाली फ्लोर मिल्स मार्केट में 20 से 30% आटे की सप्लाई दे सकेंगी। सेक्रेटरी फूड पंजाब ज़मान वट्टू का कहना है कि पंजाब भर में आटे की सप्लाई बिला ताअत्तुल जारी है। फ्लोर मिलों की भारी अक्सरियत गंदम कोटा लेने के लिए चालान जमा करवा रही है। सरकारी गंदम गबन करने वाली मिलों के लिए कोई रायत नहीं। फ्लोर मिल एसोसिएशन हड़ताल की काल वापस ले और अवाम दुश्मनी से बाज आ जाए। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ज़मान वट्टू का कहना है कि कल के लिए गंदम कोटा की 70% बुकिंग हो चुकी है। नए फ्लोर मिल्स को भी गंदम कोटा जारी किया जा रहा है। हड़ताली फ्लोर मिल्स का कोटा मुहिब्बे वतन फ्लोर मिल्स को तकसीम कर दिया गया है, जबकि हुकूमत गरीब आवाम का सस्ता आटा हड़प करने वाली मिल्स से ब्लैकमेल नहीं होगी। इस बारे मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मामला है फ्लोर मिल्स और महकमा खुराक के दरमियान, जिस पर सेक्रेटरी फूड पंजाब ज़मान वट्टू का मौक़िफ़ सामने आया है कि उनका ये कहना है कि कल के रोज़ गंदम के कोटे की 70% ज़्यादा रकम फ्लोर मिलर्स ने जमा करवा दी है, जबकि 5 बजे बैंक औकात खत्म होने तक सारी रकम जमा हो जाएगी। जबकि नई फ्लोर मिलों को भी कोटा जारी किया जाएगा। चक्कियों को 1000 मेट्रिक टन कोटा जारी करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हड़ताली फ्लोर मिलों का कोटा मुहिब्बुल वतन फ्लोर मिलों के तकसीम कर दिया गया है। हड़ताली फ्लोर मिलों की आवाम को भूखा मारने की साजिश मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इसके साथ साथ हड़ताली फ्लोर मिलों के नाम बीमा मालकान के नाम मुश्तहर किए जाएंगे। हुकूमत गरीब आवाम का सस्ता आटा हड़प करने वाली मिलों से ब्लैकमेल नहीं होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इनको समन किया गया था, उस सिलसिले में FIA और पुलिस ने तो मेरे या मेरे भाइयों के हवाले से कहा जी हमें ये मतलूब नहीं है। अलबत्ता एंटी करप्शन में एक जेल इंक्वायरी ज़रूर चल रही थी और उसका उन्होंने ज़िक्र किया और उस इंक्वायरी के सिलसिले में फिर हमने आज दोनों भाइयों ने हफाजती ज़मानत कराई है जुमे तक। और सच पूछिए हमें दिली खुशी है कि इन्होंने जो भी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और इनका मुकाबला करेंगे, हर कानूनी महाज पर इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। और मीडिया की वसातत से मैं एंटी करप्शन को ये दावत देता हूँ कि ये मुकदमा सियाल कोर्ट की अवाम की अदालत के बीच में चलाया जाए। हमारे ऊपर जो भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो मैं चाहता हूँ कि सियाल कोर्ट के लोगों के सामने हमें बताया जाए जी आपने ये लूट मार की है, और इंशाअल्लाह ताला सियाल कोर्ट की अवाम की अदालत में खड़े होकर इनके एक एक इल्ज़ाम का जवाब देंगे और सुरखरू होंगे। ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है, या हमें जिस बात की सज़ा देने की कोशिश की जा रही है कि आज हम इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं। इमरान खान को तन्हा करने के लिए ये सारे टैक्टिक्स और मैं समझता हूँ एक डर्टी पॉलिटिक्स की जो गेम है वो खेली जा रही है। सवाल मैं ये उठाता हूँ 150 अरब रुपए का कामयाब जो वेलकम बैक। बात कर लेते हैं PSL रेट के हवाले से। नाज़रीन, PSL के लाहौर में मैचेस के हवाले से तैयारियां जारी हैं। DC लाहौर आफिया हैदर की ज़ेर सदारत अहम इजलास MCL को रूट और स्टेडियम के तरफ में पैच वर्क मुकम्मल करने की हिदायत दी गई हैं, तो वहीं पुलिस को सिक्योरिटी इंतजामात और प्लान को हतमी शक्ल देने की भी हिदायत दे दी गई है। इमरान अकबर से बात करते हैं। इमरान, बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? लाहौर में PSL 2 मैचों के इनकार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने के लिए सरगर्म अमल है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत PSL 8 की तैयारी के हवाले से अहम इजलास हुआ है। इजलास में तमाम अफसरान ने शिरकत की है। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हदायत की है कि MCL को रूट और स्टेडियम के अतराफ पर पैच वर्क मुकम्मल करवाए, जबकि MCL होटल से कदाफी स्टेडियम तक लाइट्स को 100% फंक्शनल करे। LWMC सफाई सुथराई का टास्क सौंप दिया गया है, जबकि जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। राफिया हैदर ने हदायत की है कि पुलिस को सिक्योरिटी इंतजाम और प्लान को हतमी शक्ल देने दी जाए और इस वाले से शायकीन क्रिकेट की गाड़ियों व मोटरसाइकिलों की पार्किंग के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। शायकीन क्रिकेट को पार्किंग पॉइंट से स्टेडियम तक लाने के लिए खसूसी शटल सर्विस चलाई जाएगी, जबकि शहर की महसूस पॉइंट से शायकीन क्रिकेट को पार्किंग तक लाने के लिए खसूसी रूट्स चलाए जाएंगे। 20 फरवरी तक इंतजाम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तमाम महकमे शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी के लिए इकदाम उठाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान।
इंतजार की घड़ियां खत्म, PSL 8 का रंगारंग मेला आज मुल्तान में सजेगा। लाहौरी कुड़ियां भी आज के मैच के लिए पुरजोश। पंजाब कॉलेज के तलबा और तालिबात का कहना है कि लाहौर कलंदर्स की टीम ही जीतेगी। तालिबात ने PSL का नगमा भी गाया। मजीद क्या कहती हैं बताएंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ। होने जा रहा है और आज इफ्तिताह होगा मुल्तान में, और मुल्तान में ही मुकाबला होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का। पहले मैच के लिए जो है लाहौरी खासे पुरजोश हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब कॉलेज कैंपस 1 में, और यहाँ पर दुलबा और तालिबात हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, सीज़न 8 का आगाज़ होने जा रहा है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम। जैसे पिछले 7 सीज़न से हमने लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट किया, इस सीज़न भी हम लाहौर को सपोर्ट करेंगे। तो आप बताइएगा किसको सपोर्ट? लाहौर और लाहौरियों का कोई मुकाबला नहीं, और दूसरा लाहौर कलंदर का भी कोई मुकाबला नहीं। इस वजह से लाहौर को शुरू से सपोर्ट करते आए हैं, अभी तक करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और लाहौर कलंदर शाहीन तेरे जान निसार बेशुमार। को PSL का नगमा याद है? जी बहुत ज़्यादा नगमे याद हैं, जैसा कि छिक्का चौका रे दन दनादन होगा रे, किल्ली उड़ा रे दन दनादन 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 होगा रे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। PSL सीज़न 8 है। लड़कों का जज्बा तो आपने देखा, अब तालिबात से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? लाहौर के लिए हम बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा, और हम भी लाहौर से हैं और लाहौर ही जीतेगा। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल लाहौर ही जीतेगा, और हमेशा से वो जीता है और आगे भी जीतेगा इंशाल्लाह। नगमा भी PSL का याद है? जी। सुनाए। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सूरत तरफ होगी अपनी बात। जब सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। लाहौर कलंदर जिंदाबाद। छक्के चौके और इसके साथ साथ तेज़ बॉलिंग और विकेटें उड़ता देखने के लिए लाहौरी पुरजोश हैं, और आज अब इस मैच के लिए खासा जोशो खरोश है। और इनका यही कहना है कि लाहौर कलंदर ने पिछली ट्रॉफ़ी जीती थी, आज का मैच भी जीतेगा, और सीज़न 8 की ट्रॉफ़ी भी लाहौर कलंदर के नाम रहेगी। जी शुक्रिया आतिफ परवेज। और नाज़रीन, PSL का 8वां एडिशन शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। इफ्तिताही मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे, तो वहीं शहरी लाहौर कलंदर्स की फतह के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं कि PSL का आगाज़ फातिहाना अंदाज में करना चाहिए। इस हवाले से जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। जी राहिल। PSL का जादू एक दफ़ा फिर सर चढ़ने को तैयार है। सीज़न 8 के मुकाबलों का आज आगाज़ होने जा रहा है। पहला मुकाबला लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है, और शाकीन क्रिकेट इन मुकाबलों का बड़े अरसे से जो है वो इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये मुकाबले जो है वो दिलचस्पी बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी जो कौम है उसमें वैसे क्रिकेट का जो है वो बड़ा जुनून पाया जाता है। और जब मुकाबले हों लाहौर कलंदर के, तो तमाम जो लाहौरी हैं वो बड़े पुरजोश नज़र आते हैं। उनका यही कहना होता है कि ये ट्रॉफ़ी जो है वो लाहौर आनी चाहिए। वैसे तो हर शहर अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौर का जो सपोर्ट करने का अंदाज़ है निराला, वो कहीं देखने में नज़र नहीं आता। हम मौजूद हैं यहाँ पर लाहौर कॉलेज में, यहाँ पर ख़वातीन बड़ी दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट के हवाले से, उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह लाहौर, होप फॉर द वेरी बेस्ट के लाहौर जीते। हमेशा से शुरू से जब से PSL स्टार्ट हुआ पाकिस्तान सुपर लीग, हम लाहौर कलंदर्स को ही लाहौर की सपोर्ट करते हैं, मेजोरिटी उनके साथ ही है। आप बताएं, तो आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? क्या समझते हैं कौन सा खिलाड़ी इस दफ़ा बेहतर परफॉर्म करेगा? इंशाल्लाह मुझे लगता है कि लाहौरिया जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। जी, आपने ये देखा है कि ख़वातीन में भी जो है वो क्रिकेट का बड़ा जोशो खरोश पाया जाता है, और उनका यही कहना है कि लाहौर कलंदर जो है वो इस दफ़ा फिर बेहतर परफॉर्म करेगा। और क्रिकेट जो है वो क्योंकि ये बड़ी एक्साइटमेंट की गेम है, और हमारे जो कौम है ख़ुसूसन लाहौरी जो है वो उसको बड़ा पसंद करते हैं, तो इसी हवाले से जैसे टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है तो उसी हिसाब से जो है वो जोशो जज्बा भी जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और लाहौर कलंदर के दीवाने जो हैं वो तैयार हैं अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट। PSL का बुखार शाकीन क्रिकेट पर सवार। पाकिस्तान सुपर लीग की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। लाहौरियों को इफ्तिताही तकरीब और मैच का बेसब्री से है इंतज़ार। कोई शाहीन शाह अफरीदी का मदह तो कोई हारिस रऊफ का दीवाना। आज PSL का बड़ा मैच है, हम कब से वेट कर रहे थे PSL का। जैसे कि लाहौर लास्ट ईयर की चैंपियन रही है, और आज उसका मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, तो इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा और इस दफ़ा भी लाहौर ट्रॉफी लेके आएगा। लास्ट टाइम वी
लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी विन की थी, तो इंशाल्लाह इस बार भी लाहौर कलंदर्स ही जीतेगी और हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम लाहौरी हैं। वेरी बिग हार्ट फैन ऑफ शाहीन अफरीदी, तो मैं चाहती हूँ शाहीन अफरीदी आज बहुत अच्छी बॉलिंग करें और आज हम जीत जाएं इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी है बिकॉज लास्ट टाइम भी लाहौर जीता था, लेकिन इस दफ़ा भी दुआ है कि जीते। मेरी लाहौर हमेशा से फेवरेट है और इंशाल्लाह लाहौर जीतेगी। आज PSL का बड़ा मैच है, हम कब से वेट कर रहे थे PSL का, जैसे कि लाहौर लास्ट ईयर की चैम्पियन रही है और आज उसका मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, तो इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा और इस दफ़ा भी लाहौर ट्रॉफी लेके आएगा। लास्ट टाइम भी लाहौर कलंदर्स ने ट्रॉफी विन